हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को सीटेट के लिए एसएसटी कंप्लीट करवाऊंगी, तो उसमें हमने क्लास 6 की इतिहास क्या, कब, कहाँ और कैसे आपको पढ़ा दिया। और आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ। तो आप चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने नोट्स पूरे डिटेल में बनाए हैं। जैसा जब मैं पढ़ा रही थी उस टाइम इतना लगा नहीं था कि इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक नज़र, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले कई लाख वर्ष पहले मनुष्य किस नदी के तट पे रहता था। तो कई लाख वर्ष पहले मनुष्य नर्मदा नदी के तट पे रहता था। उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और तीर्थर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले उपजाया जाने वाला फसल कौन सा था। तो सबसे पहले उपजाया जाने वाला जो फसल था वो गेहूँ और जौ था। तो यहाँ पे जैसा कि आपने क्लास 6 का जो चैप्टर 1 था उसमें पढ़ा था कि सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया था। कब? आज से 8000 वर्ष पूर्व। अब आगे है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया। तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास आज से 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। तो दोस्तों हमने कोई यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं डाले हैं ताकि आपके जो इतने कीमती वक्त हैं वो बर्बाद ना हो। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर डाला है। तो यहाँ पे आप देखिए, इससे आपको बहुत लाभ होगी। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था। चावल जैसा कि हम धान बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चावल दिया गया है। तो विंध्य में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ था। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा के दक्षिण के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों हमने जो भी चैप्टर था उसे बहुत इजी वे में पढ़ाया है, और जो नोट्स भी बनाई हूँ वो उसके लिए हमने बिल्कुल इजी तरीका अपनाया है। इसीलिए हमने अपने चैनल का भी नाम इजी लर्निंग विद भारती रखा है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, इजी लर्निंग विद भारती, और उसे सब्सक्राइब करें और इस नोट्स का लाभ उठाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण के जो आसपास का क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो हम 2 लाइन मगध के बारे में यहाँ पे लिए हैं। जो मगध के जो शासक थे वे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब यहाँ पे है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह की यात्राएं क्यों करते थे। तो यहाँ पे मुझे लगा कि जैसा कि अभी आप सीटेट में देख रहे हैं कि 1 लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा डाले जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़े डिटेल्स लिए हैं ताकि अगर सीबीएसई यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन भी उठाकर डाले तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्राएं की, और कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण ये जो यात्राएं थी वे जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त जो व्यापारी थे कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की उत्सुकता में भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला और पहाड़ियाँ पर मिला। तो ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन में कि लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्राएं क्यों करते थे। तो यहाँ से बहुत सारे
जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो निकल कर आ रहे हैं, जिसे हमने अभी क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे बोलता है कि जो दक्षिण एशिया है वह एक महाद्वीप से छोटा है। अब आता है हमारे देश का नाम, जो हमारे देश का नाम है जिसे हम भारत अथवा इंडिया, ये दो नामों से ज़्यादा जानते हैं। ऐसे हमारे देश का और भी नाम है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, लेकिन हम ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। तो ये इंडिया तथा जो भारत है ये शब्द कहाँ से निकला है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। तो इंडिया जो शब्द है वह इंडस से निकला है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। यहाँ पे जो ये अपने पिक्चर में बोला है यूनान का पता लगाने के लिए, तो अभी तक मैप से कोई क्वेश्चन डाला नहीं गया है, इसलिए हमने यहाँ पे मैप नहीं लिया। तो आगे बढ़ते हैं। लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये क्वेश्चन आया है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक जो लगभग आज से 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद, उसमें मिलती है, और बाद में इसका जो प्रयोग है वह हम देश के लिए करने लगे। अब आगे यहाँ पे बोला है कि पांडुलिपियों से क्वेश्चन आया है कि पांडुलिपियाँ क्या थी और कब लिखी गई थी। तो पांडुलिपियाँ कब लिखी गई थी, तो पांडुलिपियाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए जो ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी पांडुलिपियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पे पूछता है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। चूँकि ये जो पुस्तकें थी वो पहले हाथों से लिखी जाती थी, इस कारण से इन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वह है मैन्युस्क्रिप्ट। यह जो शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, यह लैटिन शब्द मेनू से, जिसका मतलब होता है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखी जाती थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह पांडुलिपियाँ लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और उस पर लोग लिखते थे, और इसके अलावा जो भुर्ज पेड़ की छाल होती थी उसे विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर भी लोग लिखते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि पांडुलिपियाँ मिलती कहाँ थी। पांडुलिपियों के बारे में तो हमने पूरे विस्तार से पढ़ लिया, लेकिन ये प्राप्त कहाँ से होती थी या अभी भी जो प्राप्त हो रही है वो कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। तो पांडुलिपियाँ जो है वो मेनली मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। पांडुलिपि कहते किसे हैं, तो जैसा कि आपने अभी ऊपर में पढ़ा कि हाथ से लिखी गई पुस्तक को हम पांडुलिपि कहते हैं। अब यहाँ पे हमने 6 क्लास का चैप्टर 1 पढ़ाया था, उसमें अभिलेख के बारे में भी पढ़ाया था कि अभिलेख कैसे लिखा जाता है और किन चीज़ों पे लिखा जाता है। तो अभिलेख जो होता है वो मेनली पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पे लिखा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं। तो यहाँ भी हमने थोड़ा सा डिटेल एक लाइन में लिया है इसका आंसर। तो अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं उन अध्ययन करने वालों को हम पुरातत्वविद कहते हैं। अब यहाँ पे आगे है कि पुरातत्वविद किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अगर पुरातत्वविद हैं तो वो क्या अध्ययन करते हैं, जो हैं वो तो हमने ऊपर में पढ़ा कि पुरातत्वविद हम कहते किसे हैं, ये तो हमने पढ़ा, लेकिन पुरातत्वविद किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जो पुरातत्वविद है वो पत्थर से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष अब बहुत मुश्किल से बच पाए हैं, लेकिन यदि अन्न के जो दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल गए थे यानी जल जाते हैं, उसके जो जले अवशेष हैं वो अभी पाए जाते हैं या वो पाए गए हैं। अब आगे बोलता है कि स्रोत शब्द क्या है। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए जो इतिहासकार थे वे प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि इतिहासकार हम किसे कहते हैं। तो आगे आंसर है
कि इतिहासकार हम उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही हमें अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक लगता है। जैसे इतिहास हम कहते किसे हैं, जिसके कोई साक्ष्य हो। जैसे पहले के लोग बहुत सारी कहानियाँ हमें सुनाते थे, जैसे घोड़े उड़ा करते थे, जानवर आपस में बातें करते थे। ऐसी हम लोग जो कहानियाँ हैं वो बहुत पढ़े हैं, किताबों में भी पढ़े हैं, और हमारी नानी दादियों ने भी ऐसी ऐसी हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं। परंतु हम उन्हें इतिहास का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं है। तो हम जो इतिहास है जिनके साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये इतिहास है, ये कहानी, ये घटनाएं सच्ची हैं। तो चलिए यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे पूछा है कि इतिहासकार हम कहते किन्हें हैं। तो इतिहासकार हम उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पेज पे अशोक के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो हम उसे भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा ये तो पता नहीं है, पर पूछा जाएगा एनसीईआरटी से, ये डेफिनेटली पता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया है? तो अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख जो है वो यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखी गई है। अब आगे है कि ईसा जो आगे डेट के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है, तो उसे हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे जो जरूरी है वो लिख लिया है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी जो तिथियां हैं वो ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। ईसा पूर्व को हम अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और हिंदी में वर्तमान में तिथि जो प्रयोग में लाई जाती है उसे ईस्वी का चलन है, जिसे हम अंग्रेजी में एडी यानी कि एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, तथा सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा। बीपी का प्रयोग हम प्रेजेंट के लिए करते हैं। तो दोस्तों मेरा ये नोट्स, मेरा ये मेहनत आपको कैसा लगा? मैं फिर बहुत जल्द चैप्टर 2 के फुल डिटेल क्वेश्चन आंसर और इस तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को इस तरह से देखते रहिए और बहुत ढेर सारा प्यार देते रहिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इजी लर्निंग विद भारती को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।